Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो सॉफ्ट स्किल्स 1 के यूनिट 2 का पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में हम यूनिट 2 का पहला टॉपिक जो कि इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी है वो डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यूनिट 2 है उस यूनिट 2 का नाम है प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स, और इस प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स में हमारे ये टॉपिक्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक्स हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है स्पीच डिलीवरी, वो हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स जो होंगे वो सब्सिक्वेंट जो आपकी वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी और आपका सारा कुछ जो सिलेबस है वो उसके अंदर कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द प्राइम स्किल्स, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो आपको बहुत सारी वीडियोस इसके अंदर ऐसी मिलती हैं जो केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपके कम्युनिकेशन, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपकी ग्रुप डिस्कशन प्रिपरेशन, इन सब से रिलेटेड होती है, आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। तो ये सारी वीडियोस को आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जिससे कि आप उनको देख पाएंगे एंड यू कैन डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। Make sure you're subscribing the channel. Number 2, make sure you are joining the WhatsApp and Telegram channel so that you can actually get all the study material at one place. ठीक है, जिस समय आपके एग्जाम्स होते हैं या जब भी कभी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो उस सिचुएशन में आप यू पीपल विल जस्ट रनिंग हियर एंड देयर, बट अगर आप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा या फिर आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जिससे कि आप सारा का सारा मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया होगा एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हम स्पीच डिलीवरी की। तो स्पीच डिलीवरी होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द स्पीच डिलीवरी। So in the context of public speaking, delivery refers to the presentation of the speech you have researched, organized, outlined and practiced। देखिए, जब भी कभी आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, स्पीच देने जाएंगे, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर वो जो आपने पॉइंट्स रिसर्च किए हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उनकी आप एक आउटलाइनिंग बनाते हैं और देन फाइनली आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं जिससे कि आप उसको रियल लाइफ में या फिर लाइव इवेंट में आप उसको कहीं पे प्रेजेंट कर पाए। तो स्पीच डिलीवरी का मतलब वही है कि जब भी कभी आप किसी एक टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, आफ्टर कंप्लीट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइनिंग एंड practicing, that is called your speech delivery. Delivery is one of the most important aspect of your public communication because it is what is most immediate to the audience. Always remember, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्पीच की कितनी प्रिपरेशन की है, लेकिन अगर उसने प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर आप अपनी स्पीच को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडियंस तो हमेशा यही समझेगा ना कि आपका टॉपिक के ऊपर अच्छा कमांड नहीं है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, भले ही आपको टॉपिक के बारे में आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं देन योर ऑडियंस विल नॉट लिसन टू यू प्रॉपर्ली, द ऑडियंस विल नॉट टेक यू सीरियसली। और ये जो बात होती है ये किसी भी एक स्पीकर के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीच डिलीवरी में चारों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइनिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रैक्टिस। ओके, that delivery depends upon both verbal and non-verbal communication। verbal और non-verbal communication क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, verbal का मतलब होता है जहां पे आप वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिटन एंड स्पीकिंग कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे आपको वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, योर आई कॉन्टेक्ट, द चॉइस ऑफ कलर्स विच यू आर हैविंग इन योर अटायर, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो चीज होती है। दोनों के दोनों कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्पीच डिलीवरी में, so make sure you are taking care of both of them. Next, importance of speech delivery. So delivery can communicate your confidence and preparedness to the audience. क्या इंपॉर्टेंस है आपकी स्पीच डिलीवरी की, क्यों क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें या फिर क्यों हमारी स्पीच डिलीवरी इफेक्टिव होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी प्रिपेयर्डनेस यानी आपके टॉपिक के ऊपर कमांड को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है आपकी ऑडियंस को। तो अगर आप किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं, भले ही आपको सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है, यू विल बी कंसीडर्ड बेटर देन द पर्सन हु इज हैविंग द ग्रेट नॉलेज बट लैकिंग द प्रेजेंटेशन।
Okay, so make sure presentation is really well. Effective delivery shows your audience that you have researched your topic and understand what you are speaking about. अगर आपकी जो ऑडियंस है उनको ऐसा लगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको समझ नहीं है, देन दे वोंट लिसन टू यू. लेकिन जब आपकी इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी होती है, देन ऑडियंस टेक यू सीरियसली. दे नो कि आपने जो टॉपिक यहाँ पे चूज किया है बोलने के लिए, आपको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, और तब आपकी ऑडियंस उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनते भी हैं. An effective delivery allows you to pull it all together, to showcase your work and to speak with confidence during your delivery. So effective speech delivery जो है वो आपको एक पोर्टल, एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, या फिर ये समझ लीजिए कि वो आपको अलाउ करती है कि आपने जो कुछ भी इन चारों स्टेप्स में किया है उनको आप अच्छे तरीके से कंपाइल करें, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें. ठीक है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, वो आपको एक क्रेडिबिलिटी देती है अगर आपकी स्पीच डिलीवरी बहुत ही इफेक्टिव है. की एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी. नाउ जब भी कभी आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं या फिर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं. तो हम यहाँ पे स्पीच डिलीवरी की एस्पेक्ट्स की बात करेंगे. सो इन टोटल देयर आर 8 वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर लेक्चर. So what are those key aspects of speech delivery? Number 1, overcoming anxiety. Number 2, setting the tone. Number 3, language and style. Number 4, visual aids. Number 5, time. Number 6, delivery method. Number 7, projecting persona. And number 8 is practicing and action. If you are able to identify, or if you are able to just take control of all the key aspects of speech delivery, nobody can stop you from making or presenting a very effective speech. So we are going to, in our entire discussion today, we are going to discuss about all these key aspects कि ये कौन कौन से key aspects होते हैं और इनको किस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं और किस तरीके से हम इनको ध्यान में रख के अपनी स्पीच को बहुत अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, हम जो ये लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर्स थ्योरेटिकल, केवल थ्योरेटिकल नहीं है. ऑफ कोर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे देन दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. स्पीच डिलीवरी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है. जब कभी भी आप फ्यूचर में कभी स्पीच को डिलीवर कर रहे होंगे, इफ यू कीप all these key aspects in mind, believe me, you can definitely become a very good speaker. Okay, so let us go ahead now. So number one is the key aspect number one is overcoming anxiety. So let us go ahead and try to understand how to overcome anxiety and what exactly the anxiety is. Nervousness and anxiety while speaking in public is very much common or normal to experience. होती क्या है एंजाइटी या नर्वसनेस क्या होती है? जब भी कभी आप स्टेज पे जाएंगे, you will find out that your legs have started shaking and your hands are fidgeting, your body is entirely feeling lack of energy. आपका जो दिल है वो बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, आपको पसीने आने लगेंगे. ये सब चीजें जो आपके सिग्निफाई करते हैं कि यू आर फीलिंग नर्वस. ठीक है, आप वहां पे आपको लगता है कि आपका अपने ऊपर से कंट्रोल ही हट गया है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है. तो ऐसी ऐसी जब भी कभी कोई फीलिंग आती है नर्वसनेस की, उसी को हम एंजाइटी भी बोलते हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन और स्टेज फ्राइट. कुछ लोग इसको कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन स्टेज फ्राइट के नाम से भी जानते हैं. Even people with much experience in public communication feel stage fright, but the only difference is that they are able to make themselves comfortable with this feeling of anxiety and fear. देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप फियर और एंजाइटी से लड़ने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता. Why? Because fear and anxiety are the part of everybody's personality. So what you need to do, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर जो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनका मेथड क्या होता है. एक सिंपल सा मेथड होता है बच्चों, वो ये कि आप इस स्टेज फ्राइट के साथ, इस फियर और एंजाइटी के साथ आप अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ लीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस मान के चलिएगा कि मैं अकेला नहीं हूं. एवरीबडी फील्स लाइक दैट ओनली. Okay, the moment you accept that fear and the moment you accept that anxiety, you start feeling in control, you start feeling in confidence. So make sure that you are able to identify, you are able to just make yourself understand that this is a very normal experience. I do not need to worry about anything. Okay, how does stage fright feel? पहली बात,
आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेज फ्राइट में लगता कैसा है। अगर आप कभी आज तक स्टेज पे नहीं गए हैं देन आई नीड टू एक्सप्लेन इट। अगर आप गए हैं तो आपको पता है कि स्टेज फ्राइट कैसा होता है। तो आपकी टांगे जो होती हैं वो लाइक वो कांपने लगती हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका वॉइस फ्लक्चुएट होने लगता है। ठीक है, आपको लाइक ऐसा लगता है कि यू हैव लॉस्ट योर एंटायर एनर्जी। आपका जो स्पीकिंग का रेट होता है, पेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है आपको। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पेट में ऐसे लगने लगता है, स्टमक में ऐसा लगता है आपको जैसे बटरफ्लाईज हो, राइट? सो वो सिंकिंग फीलिंग आपको महसूस होने लगती है। सो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट द स्टेज फ्राइट। ओके, extreme fear of public speaking is number one social phobias. So now let us just try to understand. If you are feeling that way while you are going to the stage, you are not alone. This is considered to be the number one phobias, number one social phobia in entire population. आपको ये बात जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, अगर आपको नहीं पता है तो, कि जो मरने का डर होता है दैट कम्स सेकेंड, पब्लिक स्पीकिंग इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट। यानी लोग मरना पसंद करेंगे rather than speaking in public. So now you can understand that how widespread this anxiety and nervousness is. So do not worry about it, right? So अब आपको ये लग रहा होगा कि लाइक एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि डू नॉट वरी अबाउट इट, और दूसरी तरफ वो मौत से भी ज्यादा बड़ा डर है। सो एक्चुअली दिस इज जस्ट वाइड स्प्रेड, पीपल डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नर्वसनेस। If you are able to accept the fear, if you are able to accept that this is very normal feeling, we people don't feel comfortable with the uncomfortable, and that's why we feel the problem. Okay, so we can discuss about this public speaking thing in a separate lecture, but right now we are focusing on the content. So make sure that you are understanding what I'm talking about. एक्सट्रीम फियर पब्लिक फियर जो होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो सबके अंदर होता है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट। Almost all speakers worry that their nervousness is going to be obvious in the audience. Fortunately, many signs of anxiety are not visible unless you unnecessarily accept them openly. कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है तो वो बार बार बोलता है कि आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नर्वस। दिस इज अ वेरी बैड टेक्निक। व्हाई? क्योंकि आपकी जो नर्वसनेस होती है वो कभी किसी ऑडियंस को बहुत जल्दी से पता नहीं चलती है जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें। तो क्यों एक्सेप्ट करना, क्यों किसी को दिखाना कि आप नर्वस फील कर रहे हैं? नेवर एक्सेप्ट इट। ओके, सो कुछ लोग माथे से पसीना पहुंच रहे होते हैं, कुछ लोग बार बार अपने हाथों को दे कीप ऑन जस्ट नॉकिंग देयर फिंगर्स, वो उंगलियां चटकाते रहते हैं। तो दीज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग शोज दैट यू आर फीलिंग नर्वस। सो ऐसे जितने भी आपके तरीके होते हैं जिनसे कि आप नर्वसनेस शो कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो केवल इन तरीकों पे कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें दिखाना नहीं है कि हम नर्वस फील कर रहे हैं, भले ही अंदर हम कितना भी डर महसूस कर रहे हो, बट सामने वाले ऑडियंस को पता नहीं लगना चाहिए। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, यू आर अ गुड स्पीकर। दैट्स इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गो अहेड. As a speaker, our goal is not to eliminate feelings of apprehension, but to use them to invigorate your presentation. यानी जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं उसको आप अपने प्रेजेंटेशन के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए यूज कीजिएगा, रादर देन आपको डराने के लिए। Having some apprehension can motivate us to prepare carefully. अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत डर होगा या थोड़ा बहुत आपके अंदर कंसर्न होगा तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। It can give us the energy and alertness that makes your presentation lively and interesting. Your major goal is to become comfortable with the feeling of fear and anxiety. What I said कि आपको comfortable होना है उस feeling के साथ जो कि fear और anxiety की है। आपको उसको खत्म नहीं करना है, because आप नहीं कर सकते। कोई भी इमोशन को आप खत्म नहीं कर सकते बच्चों, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बात समझ के रखिएगा। Do not try to eliminate the fear. Fear is an integral part of our emotions which cannot be eliminated but can be managed, controlled or tamed. आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं, आप उसको टेम कर सकते हैं, but you can never eliminate fear. Okay, so make sure you are becoming friend with it, you are accepting the feeling, you are accepting the emotion, and once you do that, you will be able to go ahead. स्टेज फ्राइट और एंजाइटी कैन बी मैनेज्ड बाय प्रिपेयरिंग केयरफुली। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड या सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो होता है स्टेज फ्राइट को हैंडल करने का, वो क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड प्रिपेयरिंग बट हाउ यू प्रिपेयर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं 10 घंटे तक प्रिपेयर करूंगा तो मुझे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिलीव मी, टाइम although yes it matters but it doesn't matter too much कि आप 10 घंटे तक प्रिपेयर करते रहेंगे तो you will be more prepared than the person who has actually prepared only 2 hours. No, it depends upon that how exactly you are preparing.
Are you preparing effectively? Are you preparing in front of mirror? Are you getting the feedback out of the preparation? If you're not getting the feedback, how would you improve? Right? So make sure that your preparation is really well. People who are extremely anxious about giving a speech tend to spend most of their time preparing notes. On the other hand, speakers who have less apprehension and are more effective prepare careful notes, but they also spend considerable time analyzing their anticipated audience. यानी जिन लोगों के सामने आप बोलने जा रहे हैं, आपको उस ऑडियंस का पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डाइवर्सिटी ऑफ दैट ऑडियंस, किस तरह की ऑडियंस है, क्या सुनना वो पसंद करते हैं, क्या उनको किस तरह की बात उनके सामने मुझे करनी है, मुझे ह्यूमर यूज करना है कि नहीं करना, मुझे वहां पे सीरियस रहना है कि नहीं रहना. सो द गुड स्पीकर ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज देयर ऑडियंस फर्स्ट, and they also accept the fear which they are going to feel, and apart from that they prepare really well. Okay, methods to prepare effectively. अगर आप अपनी स्पीच को इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं. नंबर 1, प्रैक्टिस योर स्पीच बिफोर यू गिव इट. प्रैक्टिस इज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. गोइंग ओवर पॉइंट साइलेंटली इन योर हेड, यानी अपने माइंड में उन पॉइंट्स को बार बार डिस्कस करते रहिएगा जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर जो आप बोलना चाहते हैं. अपनी स्पीच को अगेन अगेन लोगों के सामने देने की कोशिश कीजिएगा. आप अपने किसी फैमिली मेंबर को सामने पकड़ सकते हैं कि भाई आप बैठो, मैं स्पीच देता हूँ, एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज रॉन्ग. ओके, then apart from that, if there is nobody, you can record your video, you can simply look at it as a third person, you can find out what mistakes you are doing so that you can improve upon them. ठीक है, लेकिन आपको अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी योर ओन क्रिटिकल इवेल्युएटर एंड देन एनालाइज योर परफॉर्मेंस. नंबर 2, फोकस ऑन फ्रेंडली फेसेस. नाउ आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आप क्या हुआ, अब आप स्टेज पे गए. स्टेज पे जाने के बाद हमें सबसे पहला जो डर लगता है वो वी एक्चुअली गेट फंबल्ड अप और वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लॉट मेनी फेसेस. बहुत सारे लोग कुछ इधर देख रहे होते हैं, कुछ उधर देख रहे होते हैं, बट देयर आर सर्टेन फेसेस, सम फेसेस हु विल ऑलवेज बी लुकिंग एट यू, हु विल ऑलवेज बी स्माइलिंग एट यू. आपको केवल ऐसे कुछ फेसेस को इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है. कुछ ऐसे फेसेस को देख लीजिएगा जो आपको देख रहे हो और आपकी तरफ स्माइल कर रहे हो और आपके साथ नोड कर रहे हो. ऐसे फेसेस हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं. सो व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन द वेरी बिगनिंग, मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट ओनली दोज फेसेस सो दैट यू कैन स्टार्ट फीलिंग इन रिदम. And once you are feeling in rhythm and confidence, then you can start making eye contact with all other people. But initially, जब आपको नर्वसनेस महसूस होती है तो उन्हीं लोगों को देखिएगा जो लोग आपको पॉजिटिव लगते हैं, जिन लोगों को देख के आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल है, जो लोग आपके साथ नोट कर रहे हैं और आपको केयरफुली सुन रहे हैं. ठीक है, सो फोकस ऑन फ्रेंडली फेसेस. दिस कैन ऑल्सो इंप्रूव द इफेक्टिव डिलीवरी. ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स. ये टेक्निक ओलंपिक के जो एथलीट्स होते हैं उनके द्वारा भी यूज की जाती है. इसको हम विजुअलाइजेशन टेक्निक या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं. आपको डीप ब्रेथ जो होती है वो मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. डीप ब्रीदिंग मेथड क्या होता है कि आपको लंबी लंबी सांसें लेनी होती हैं, राइट. सो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल and then exhale, and keep doing the round of inhale and exhaling for near about 10 to 15 times, and after that you will start feeling that you are actually feeling a little bit relaxed. Apart from that, you can use the visualization method. Visualization का मतलब क्या होता है, आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपने आप को पोडियम पे खड़ा हुआ देखिएगा, स्टेज पे, एक बड़े स्टेज पे जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और आप ये महसूस कीजिएगा अपनी आंखों पे, अपनी माइंड में ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि एवरीबडी इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस. दे आर अप्रिशिएटिंग यू, दे आर गिविंग यू स्टैंडिंग ओवेशन, एंड यू आर डिलीवरिंग एन मार्वेलस स्पीच. जब आप ये चीज विजुअलाइज करेंगे बार बार तो एक टाइम ऐसा आएगा कि योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग इट एंड इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, राइट. इट्स अ साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट दैट विजुअलाइजेशन टेक्निक कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन becoming good at everything, not only at speaking, good at everything. Okay, so you can use these relaxation methods. Next, talk yourself into the strong performance. Affirmations के बारे में अगर आपने नहीं सुना है या pep talks के बारे में आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने से बोलते हैं बार बार तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपका जो माइंड होता है, वो बेसिकली उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है. ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ. तो कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने आप से बोलते रहते हैं. अरे यार, फेल हो जाऊंगा, अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, लोग पकड़ लेंगे. जब आप ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने बारे में बोलते रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैम ओनली. But when you start speaking positive statements, which are called the positive affirmations, for example, I am confident, I'm going to deliver an amazing speech,
I'm a remarkable speaker, I'm a confident communicator. Keep on reciting these statements to yourself as many times as possible. These are called pep talks और positive affirmations. ये affirmations हमेशा आपकी strong performance को ensure करने की कोशिश करते हैं. The moment you start speaking them, you start feeling a surge of confidence, you start feeling beaming with confidence, and then gradually you become confident at a permanent level. Okay, so make sure you use affirmations in a daily life. So what can be the affirmations? I'm perfectly confident. I'm going to deliver an incredible speech. I'm calm, relaxed, and poised. I'm an amazing communicator. Any of the affirmations which actually suit you or suit your condition. Next is consider the importance of your topic to others. Always remember, if your topic is not important for others, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपका ऑडियंस हूं और मुझे वो टॉपिक पसंद आ ही नहीं रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, चाहे आप उस टॉपिक को कितना भी पसंद क्यों ना करते हो. सो टॉपिक आपके ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए. सो टॉपिक इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर योर ऑडियंस. चूज अ टॉपिक विच योर ऑडियंस रियली वैल्यू एंड वांट टू लिसन अबाउट. Okay, so make sure that you are speaking only about interesting topics as per your audience. Then give speeches. Give as many speeches as possible. अगर आपने TED Talks देखे होंगे तो you will find out, and if you just see any interview of a really good TED Talker, you will find that they have actually researched or they have rehearsed their speech 100 to 120 times. Yes, this is really true. Make sure that you are actually rehearsing your speech as many times as possible. When you keep on rehearsing your speech, you will come up with new and good ideas, and that will definitely make your speech really better. Okay, volunteer to give speeches and take every opportunity that arises to give speech. जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पीच देने का, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे स्पीचेस देने में, उतना ज्यादा आपकी स्पीच देने की या फिर स्पीच को डिलीवर करने की एबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती चली जाएगी. तो जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, गिव स्पीचेस. की एस्पेक्ट नंबर 2 इज सेटिंग द टोन. टोन क्या होता है और किस तरह से हम अपनी टोन को सेट कर सकते हैं. उससे पहले एक चीज समझिएगा. इन योर एंटायर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड रेस्ट 90% आर ड्यू टू द टोन ऑफ वॉइस. आपकी लाइफ में 10% कॉन्फ्लिक्ट ही ऐसे होते हैं जो आपके डिफरेंस इन ओपिनियन या फिर लोगों के डिफरेंट व्यूज के वजह से होते हैं. बाकी 90% केवल गलत तरीके से बोलने की वजह से होते हैं. किसी से आप गुस्से में बोल रहे हैं, किसी से आप चिल्ला के बोल रहे हैं, किसी से आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, किसी से आप थोड़ा सा रूड तरीके से बात कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. So now you can understand that how important the tone of voice is. So tone of voice का मतलब होता है कि आप किस तरीके से बातें करते हैं. मेहराबियन 73855 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल है. एक साइकोलॉजिस्ट है मेहराबियन, जिन्होंने ये मॉडल दिया है. उनके हिसाब से जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो केवल 7% कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सक्सेस को, आपकी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में. यानी जो आप वर्ड्स आप बोलते हैं वो केवल 7% रिस्पॉन्सिबल होते हैं. टोन एंड वॉइस इज 38%. आपकी टोन और आपकी बात करने का, वो बोलने का जो तरीका है, वो बेसिकली 38% आपके कम्युनिकेशन को कंट्रीब्यूट करता है. एंड द बिगेस्ट पार्ट इज द बॉडी लैंग्वेज विच इज 55%. हाउ यू आर यूजिंग योर बॉडी, हाउ यू आर यूजिंग योर हैंड जेस्चर्स, योर आई कॉन्टेक्ट, योर बॉडी पोस्चर, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि टोन एंड वॉइस इज 38% एंड दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर कम्युनिकेशन. सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर टोन एंड वॉइस. So let us go ahead and understand what is tone. So tone refers to the mood or feeling the speaker creates. जब आप किसी से बात करते हैं तो किस तरह का मूड आप सेट करते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आप अपने ऑडियंस को देते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर टोन. अगर आप किसी से एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति एग्रेसिव ही फील करेगा. अगर आप किसी से ह्यूमरस तरीके से बात कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो ह्यूमरस ही फील करेगा. तो वो जो टोन आप यूज करते हैं वही बेसिकली आपकी स्पीच डिलीवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Amitabh Bachchan, with help of his tone of voice coupled with power-packed dialogue, successfully created the persona of angry young man in 1970s. 1970 में जितनी भी अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी, he always used to play only angry young man sort of character, and that's why he was able to set a tone of angry young man. कपिल शर्मा, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the tone of Kapil Sharma, you will always say he is humorous. How? He talks in that way.
So just by the way of talking, you can set your tone. US President Barack Obama assuring a friendly tone of voice won hearts and votes for him. उसकी जो फ्रेंडली टोन थी उसी की वजह से उसको काफी मिस्टर बराक ओबामा जी को काफी वोट्स मिले और उनको काफी सपोर्ट मिला. दैट्स व्हाई ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. टोन ऑफ वॉइस क्रिएट्स योर पर्सोना एंड डिफाइंस योर पर्सनालिटी. आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी क्रिएट करती है. कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनकी एक अलग पर्सनालिटी होती है. कुछ लोग बहुत ही रूड होते हैं, उनकी एक अलग पर्सनालिटी होती है. कुछ लोग बहुत डीप वॉइस में बोलते हैं, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन या फिर नसीरुद्दीन शाह या फिर आपके ओमपुरी हो गई. ये सब लोग जो है इनका अपना खुद का एक पर्सोना है. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टोन ऑफ वॉइस. ओके, समटाइम्स द टोन इज सेट बाय द ओकेजन. कभी कभी आपको जो टोन है वो आपकी ओकेजन के द्वारा सेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग एट अ वेडिंग एंड स्पीकिंग एट अ फ्यूनरल रिक्वायर डिफरेंट टोन्स. जब आप एक वेडिंग सेरेमनी में बोल रहे हैं तो आपका जो टोन होगा वो एंथुसियास्टिक होगा, एनर्जेटिक होगा, हैप्पी होगा. बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ फ्यूनरल, इन दैट सिचुएशन योर टोन वुड बी ग्रेव, a little bit low. Your tone would be sad. So that is called tone, which actually sets some environment. Also, for example, when you're delivering a eulogy, your tone needs to be serious, appreciative, and consoling, which I've already mentioned. In all other situations, the occasion allows the speaker to determine the tone of a part of communication. In these kind of situations, the speaker has the ability to set the tone. यानी जितने भी occasions होते हैं या फिर चाहे आप public speaking में हो या कहीं पे भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टोन को सेट करना चाहते हैं. तो अगर आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, देन द टोन शुड बी हाईली एनर्जेटिक एंड अपबीट. ओनली देन पीपल विल बी एबल टू resonate with you or people would be able to feel happy about a new product. So make sure you are understanding the setting of tone, because this is really going to play a huge role. If you're smiling and look happy when you get to the delivery of your speech, you will set a tone of warmth and friendliness. So जब आप कभी स्टेज पे जाते हैं, then the first part of your speech becomes that you should smile and look happy. Only then you would be setting a good tone. You look serious and tense, you will set a different sort of tone, one of anxiety and discomfort. अगर आप शुरुआत में जाते ही वहां पे एक सीरियसनेस वाला टोन क्रिएट करेंगे, सीरियस हैं, आप फिजिट कर रहे हैं, आप इनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, then people will start feeling in a different way because you have set up a different tone. Okay? Remember, you set the tone for your speech long before you begin speaking. In fact, the tone can be set as soon as the audience sees you. So the thing is, like, जरूरी नहीं है कि आप बोलना शुरू करें तभी आप टोन सेट करेंगे. आपको देख के ही टोन सेट होने लगता है. अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, यू आर स्माइलिंग, यू आर बीमिंग विद कॉन्फिडेंस, देन पीपल विल हैव अ टोन, और द सेट टोन विल बी ऑफ कॉन्फिडेंस, सेट टोन विल बी ऑफ happiness, energy. So make sure that you are actually taking care of non-verbal skills too, so that you can actually set a tone. Your tone should be related to the topic of your speech. अगर आप एक अच्छे energetic topic के ऊपर बात करने जा रहे हैं, then your tone should be energetic. It should be in coordination of that. And if you're going to talk about some tragic event, then of course the energetic tone cannot work over there. You need to be a little bit slow and grave. Only then you would be able to set that scene. Although your tone will run throughout your speech, it can vary as you proceed. So कभी कभी तो क्या होता है कि आप एक टोन को मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर आप एक ही टोन को पूरी स्पीच के दौरान मेंटेन करेंगे, then you will be considered to be monotonous. Okay, so rather than being monotonous, you need to just keep on changing your tone according to the phrases, according to the situation you are talking about. So for example, you might start out with a serious tone as you point out a problem of some kind, such as cruelty to animal, but you might end up with much more positive tone. यानी initially आप एक serious tone से start कर सकते हैं कि जब आप जो animals पे होने वाली cruelty के बारे में बात कर रहे हैं, then you can talk about some positive tone when you are addressing your audience problem, and then you may end with an uplifting tone that invites your audience to envision a future, जहाँ पे आप उनको invite कर रहे हैं कि आइए हम इस future में होने वाली animals के ऊपर होने वाली cruelty को रोकें. तो इट मीन्स इनिशियली आप एक लो टोन यूज कर रहे थे, बीच में आपने थोड़ा सा एक सीरियस टोन यूज किया, एंड देन एंड में आपने एक हाई टोन या फिर आप बीटिंग टोन यूज किया. तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये वैरायटी ऑफ टोन जो होती है, एक स्पीकर को एक एफिशिएंट और एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्पिटेंट स्पीकर बनाते हैं.
टोन इज द क्वालिटी ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। टोन जो होती है वो रिटन और स्पोकन दोनों कम्युनिकेशन में सेट की जाती है। फॉर एग्जांपल चेतन भगत जो होते हैं वो बहुत ही यूथफुल टाइप की टोन अपनी नॉवेल्स में क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से जो आपका हैरी पॉटर यानी जो आपके हैरी पॉटर की ऑथर हैं वो बेसिकली एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की टोन वहां पे क्रिएट करते हैं अपनी नॉवेल्स में। तो सब हर एक ऑथर की अपना एक टोन होता है जो वो सेट करके रखते हैं। इसी तरीके से स्पोकन कम्युनिकेशन में भी आप अपना टोन सेट कर सकते हैं। Types of tones, what can be the types of tones? There can be variety of tones. Just for some example, I'm just giving you some major type of tones. For example, informative tone, जब आप information deliver कर रहे हैं तो वो informative tone कहलाती है जिसके अंदर कोई emotions की जगह नहीं होती। For example, news readers, जो news readers होते हैं आप देखेंगे कि वो बहुत ही flat तरीके से, flat तो नहीं बोलते लेकिन बहुत ही rapid तरीके से बोलते चले जाते हैं, because they are simply delivering the information. They are not even connecting. Even जब वो किसी के सैड डिमाइस की या फिर किसी के सैड डेथ की वो न्यूज देते हैं तब भी वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जब वो किसी के सेलिब्रेशन की न्यूज दे रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव टोन। देन कम्स योर ह्यूमरस टोन, कपिल शर्मा के बारे में आप जानते होंगे। देन कम्स योर फॉर्मल टोन, जब कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए स्पीच दे रहा होता है यूएस में, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, किसी की भी स्पीच आप सुनेंगे दैट विल बी द फॉर्मल टोन। देन कम्स योर असर्टिव टोन, देन कम्स योर इंसल्टिंग टोन, किसी को इंसल्ट करने के लिए अगर आप कोई टोन यूज कर रहे हैं। देन योर अथॉरिटेटिव टोन, ठीक है, जब कोई किसी के ऊपर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम वे मोटिवेटिंग टोन, क्रिटिकल टोन, इनफॉर्मल टोन, क्वेश्चनिंग टोन जहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑप्टिमिस्टिक टोन किसी को मोटिवेट करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक फील कराने के लिए, नेगोशिएटिंग टोन, then soft tone, respectful, factual, investigative, exploratory, and persuasive. There can be there can be huge number of tones according to the situation, according to the context. So these are just examples that what type of tones you can set. Okay. Example of tone of voice include the formal and informal, humoral, factual, respectful, assertive, question, conversational, which I've already mentioned. Every tone of voice in communication is made up of 4 different aspects that come together to help you to get to the point across. 4 मेजर एस्पेक्ट होते हैं किसी भी टोन को सेट करने के लिए। कौन कौन से 4 एस्पेक्ट होते हैं आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 इज पिच, नंबर 2 इज वॉल्यूम, नंबर 3 इज पेस एंड नंबर 4 इज टिम्बर। ये 4 आपकी टोन ऑफ वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन्हीं से किसी की भी टोन जो है वो पहचानी जाती है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पिच क्या होती है? योर पिच इज हाउ हाई एंड हाउ लो योर वॉइस कैन फ्लक्चुएट। ओके, जब आपने कोई गाना सुना होगा, अगर जब आप गाना सुनते हैं तो देखते हैं कि जो ऊंचा सुर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड द हाई पिच, जब निचला सुर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड द लो पिच। तो आपकी पिच कितनी वेरी कर सकती है ये आपके कम्युनिकेशन में टोन को सेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि ओमपुरी हो गए या फिर आपके जो नसीरुद्दीन शाह हो गई या फिर जो आपके अमिताभ बच्चन है, ये काफी लो टोन में वॉइस कर काफी अच्छी बात करते हैं, डीप टोन जिसको हम बोलते हैं, तो डीप पिच होती है इनकी। ठीक है, एन ओवरली हाई पिच वॉइस कैन सजेस्ट इमेच्योरिटी एंड डिफेंसिवनेस। जिनकी बहुत ज्यादा हाई पिच होती है वो काफी हद तक एक इमेच्योरिटी को शो करता है, एक बेसिकली डिफेंसिवनेस को शो करता है। A low pitch can make you seem more authoritative and serious. आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की वॉइस को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा डीप या जितनी ज्यादा लो टोन, लो पिच की वॉइस आपकी होगी उतना ही ज्यादा आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आपकी वॉइस को पसंद किया जाता है। तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली trying to keep the low pitch most of the times, but not always. You will have to, rather I should say that you must change your pitch according to the situations too. If you are constantly at high pitch, other might assume you are unsure about what you want to convey, and this can lead to the sense of untrustworthiness that can make it harder to get what you want. So the thing is कि like जब आप constantly high pitch में बात करते हैं, then people get confused that what you actually want, because you are not able to make yourself clear. So पिच को वेरी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इफ यू रियली वांट टू सेट दैट टोन। Number 2 is the volume. The volume refers to the loudness of your voice. Okay, so speaking too loudly makes you seem aggressive and insensitive. जब आप किसी से बहुत तेज आवाज में बात कर रहे होते हैं तो वो आपको एग्रेसिव और इनसेंसिटिव तरीके से देखा जाता है वहां पे। So make sure that you are talking in a moderate volume. वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी उस सिचुएशन में भी आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज पीपल वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, और रादर you are considered to be the having lack of confidence, or you are considered not to be having a good command over your topic. Okay, pause to highlight major points or to give your audience time to take in your point. जब आप कभी
बात कर रहे हैं स्पीच के बारे में, तो मेक श्योर कि आप पॉजेस जरूर वहां पे रखें, जिससे कि आपकी ऑडियंस आपको अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है। नंबर 3 इज द पेस। पेस का मतलब क्या है कि कितनी तेजी से आप बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत तेजी से बोलते चले जाते हैं, इतना तेजी से बोलते हैं कि उनको समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। पेस रिप्रेजेंट हाउ क्विकली और स्लोली डू यू स्पीक। When you slow down, you can help your audience understand what you are saying. अब जिस स्पीच में, जिस पेस में मैं इस समय बोल रहा हूं, वो जानबूझ के मैंने स्लो रखी है, जिससे कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। लेकिन अगर मैं इन सब बातों को बहुत तेजी से बोलना शुरू कर दूं जहां पे आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्पीच की जो मैंने अभी अभी स्टेटमेंट बोला, वहां पे मैंने बहुत तेजी से बोला, तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए स्लो डाउन एंड जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे जो आपके ऑडियंस है वो अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ पाए। स्पीकिंग टू स्लोली कैन बी इंटरप्रेटेड एज बोरिंग एंड ऑफेंसिव। अगर आप बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा कि सामने वाला, सुनने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल बोर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी स्पीड में भी नहीं बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति बोर ही हो जाए। ठीक है। To really get your message across, focus on articulating and conveying your message as clearly as possible by speaking at a steady, even pace. Pace मॉडरेट रखनी है, इवन पेस रखनी है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट भी आए और वो बातों को समझ भी पाए। ठीक है। A good rule of thumb, especially if you are speaking in front of an audience, is to speak at half the speed you normally talk. जब आप नॉर्मली टॉक करते हैं, हर किसी का स्पीड जो पेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिस पेस पे आप नॉर्मली बात करते हैं, जब भी कभी आप पब्लिक स्पीकिंग में या फिर स्पीच डिलीवर कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर डिलीवरिंग द स्पीच एट द हाफ ऑफ द नॉर्मल स्पीड. This will make sure that your tone of voice is clear enough to everyone in the audience and audience can understand you. A steady and even pace is powerful because it cultivates focus. जब आप स्टीडी पेस में बात कर रहे होते हैं या फिर जब आप एक इवन पेस में बात कर रहे होते हैं, तो ये पावरफुल बन जाता है बिकॉज आपके ऊपर लोग फोकस कर सकते हैं, आपकी बातों के ऊपर, आपके पॉइंट्स के ऊपर लोग फोकस कर सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से and stay engaged if you speak at a fast speed and string words together. अगर आप बहुत तेजी से बोलते हैं तो आपका फोकस करना आपकी बातों के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है. Then number 4 is called your timbre. Timbre is basically a very complicated term, but I would like to make it a little bit clear to you. Timbre जो होती है वो एक इमोशनल क्वालिटी होती है आपकी वॉइस की. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ओमपुरी जी हैं वो भी आपकी डीपर वॉइस में बोलते हैं, है ना. इसी तरीके से अमिताभ बच्चन भी डीपर वॉइस में बोलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वॉइसेस ऑफ बोथ. कैसे पहचानते हैं आप कि ओमपुरी की आवाज कौन सी है और अमिताभ बच्चन की आवाज कौन सी है? वो जो पहचानने के फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये पहचानते हैं, वही बेसिकली टिम्बर कहलाता है, विच इज बेसिकली द टेक्सचर ऑफ योर कम्युनिकेशन और टेक्सचर ऑफ योर वॉइस. ओके. तो आपकी वॉइस का जो टेक्सचर होता है वही बेसिकली टिम्बर कहलाता है, और उस टेक्सचर को हम इमोशनल क्वालिटी भी बोलते हैं. ठीक है. So the audience will use this to build their understanding of what you are saying. जब कभी भी जिस तरीके का भी आप टिम्बर यूज कर रहे होते हैं, या जिस तरीके का भी आप अपने टिम्बर को भी काफी हद तक चेंज कर सकते हैं. जब आप जॉली मूड में होते हैं तो आप थोड़ी सी श्रिल वॉइस में बोलते हैं. जब आप थोड़े से सैड मूड में होते हैं तो आप गले से बोलते हैं, थ्रॉट से बोलते हैं, तो वहां पे टिम्बर डिफरेंट होता है. तो आपका टिम्बर जो होता है वो इमोशनल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप कैसे बोलते हैं? You sound a little bit sad today. What's the problem? कैसे पता लगा आपको कि वो सैड है? उसकी वॉइस के टिम्बर से आपको पता चला, बिकॉज उसकी वॉइस थोड़ी सी भारी हो गई है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज फीलिंग सैड अबाउट इट, राइट. सो देखा जाए तो मतलब लाइक हम ये सब बातें बहुत ही कॉमन सेंसिकल वे में समझते हैं, बट जब इनका टेक्निकल एस्पेक्ट आता है तो वहां पे हमको डिफाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. ठीक है. So practice managing your voice and taking note of how you should sound. Frustrated sound करना चाहते हैं आप, rushed sound करना चाहते हैं, happy, sad, जो भी sound करना चाहते हैं उसको अपनी टोन में लेके आना होता है. वही बेसिकली आपका टिम्बर कहलाता है. जो आपके थिएट्रिकल आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह का इमोशन उनको प्ले करना होता है, उस तरह की टिम्बर को अपनी वॉइस में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. This will help you become more aware of the way your attitude is filtered through the inflection of your voice. Timbre is also known as the texture of your voice, which I have already mentioned. Examples of timbre are the ways used to describe the sound, so words such as
Examples of timbre are the ways used to describe the sound. So, words such as light, flat, smooth, smoky, husky voice, breathy voice, rough voice, and so on are what you use to distinguish one sound from another. ये जितने भी हैं ये सब टिम्बर के नाम है. फॉर एग्जाम्पल स्मूथ वॉइस है किसी की फ्लैट वॉइस है, किसी की हस्की वॉइस है, जैसे रानी मुखर्जी एक एक्ट्रेस है, उनकी वॉइस हस्की है. इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं जिनकी वॉइसेस डिफरेंट होती है, जिनको आप नाम दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द टिम्बर ऑफ वॉइस. तो ये 4 एस्पेक्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया जो आपकी टोन को सेट करने में आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, पिच, टिम्बर, वॉल्यूम एंड पेस. Although your tone will run throughout your speech, it can vary as you proceed. You can start with a serious tone. I have already mentioned this thing कि आप अपनी टोन को चेंज कर सकते हैं बीच में. कहीं पे सीरियस टोन रख सकते हैं, कहीं पे sarcastic टोन, कहीं पे informative टोन, कहीं पे uplifting टोन. These variations in tones will make your speech more dynamic and more effective. Now, once again, if you have not subscribed our channel, make sure that you're subscribing it right now so that we can move further. I'll keep reminding you because most of the times people forget about it, okay? So let's go ahead. So number 3 aspect जो है वो आपकी क्या कहते हैं स्पीच डिलीवरी में, that is basically the language and style. तो आइए लैंग्वेज स्टाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. As a speaker, the language you use to give your speech will shape the style of your speech. जो language, obviously बात है language का मतलब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज टाइप से नहीं है. लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज की क्वालिटी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. स्टाइल refers to the type of language and the phrasing a speaker uses and the effect it creates. आप कौन से फ्रेजेस यूज करते हैं, किस तरह की वोकैबुलरी यूज करते हैं, लैंग्वेज का कितना सोफिस्टिकेटेड यूटिलाइजेशन आप करते हैं, वो बेसिकली आपके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शशि थरूर जी जो है उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है. आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका स्टाइल बोलने का बिल्कुल डिफरेंट है. सब लोगों के बोलने का, भले ही 2 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हो, बट उनके स्टाइल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज और the quality of language and different type of phrases and a lot many things. The key is to select a style that is appropriate for the speech you are giving. जिस तरह की स्पीच आप दे रहे हैं आप उस तरह से अपने स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस पीपल या फिर बिजनेस वाले लोगों के लिए फॉर्मल एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी स्पीच एक डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट प्लेस वेयर यू आर डिलीवरिंग द स्पीच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th और 10th क्लास. दोनों की वोकैबुलरी में भी डिफरेंस होगा, दोनों के कम्युनिकेशन स्टाइल में भी डिफरेंस होगा. तो वही चीज बेसिकली आपके स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है. When choosing a speech style, be aware that the style you use can either enhance or undermine your message. जो भी स्टाइल आप चूज करते हैं या तो वो आपके मैसेज को एनहेंस कर सकता है या फिर वो आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है. तो इसीलिए आपके स्टाइल को चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. चेक आउट 2 स्टाइल्स ऑफ डिलीवरिंग द सेम आइडिया. अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और आप इन दोनों स्टाइल्स को पढ़ें. दोनों में एक ही इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, बट पहला स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप का स्टाइल है और दूसरा स्टाइल जो है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव टाइप का स्टाइल है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को सिंपली और प्लेनली डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द 2 स्टाइल्स विच like this is just examples I'm talking about. So you can utilize different aspects or different type of styles. So what are the types of styles basically? For example, like there can be multiple, but again we are talking about only the primary ones. So ornate or decorative style, using complicated and literary vocabulary or phrases, जैसे कि शेक्सपियर यूज किया करते थे, या फिर जो आपके लिटरेरी आइटम्स या लिटरेरी बुक्स यूज करते हैं, वो बेसिकली आपका डेकोरेटिव स्टाइल होता है. प्लेन स्टाइल, यूजिंग सिंपल एंड कॉलोक्वियल वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस. फॉर एग्जांपल, आपके ड्रामास जो होते हैं या फिर आपकी जो सिंपल स्टोरी बुक्स होती हैं उनके अंदर जनरली आपका प्लेन स्टाइल्स होता है, या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बेसिकली स्टोरी बुक्स नहीं बोलेंगे, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं उनके अंदर आपका प्लेन स्टाइल होता है. फिजिक्स की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें बिल्कुल प्लेन स्टाइल यूज होता है. देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टाइल, जब आप डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं या फिर आप हिडन मीनिंग के साथ बात कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट स्टाइल कहलाता है. फॉर्मल स्टाइल, जब आप किसी को लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल लिख रहे हैं, वो फॉर्मल स्टाइल होता है. इनफॉर्मल स्टाइल, जब आप किसी को सिंपल एक पर्सनल लेटर लिख रहे होते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर रहे होते हैं तो वो इनफॉर्मल स्टाइल होता है. एंड देन फाइनली वी टॉक अबाउट द डिप्लोमेटिक स्टाइल. डिप्लोमेटिक मतलब जहाँ पे आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपकी बातें बहुत ही
लाइक घुमा फिरा के बोली जाए तो वो आपके डिप्लोमेटिक स्टाइल कहलाते हैं। पॉलिटिक्स में जनरली इन चीजों का यूज किया जाता है। यूजिंग वेग वोकैबुलरी फ्रेजेस, ऐसे वोकैबुलरी हम यूज करते हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल क्लियर ना हो, जिनके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, एंड द पीपल कैन misinterpret that information. So these are just few of the styles in speeches. There can be different other styles too. There are two essential elements of style. जब आप लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात करते हैं तो स्टाइल के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन इज क्लैरिटी, नंबर टू इज अप्रोप्रिएटनेस। सो क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी मीन्स द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इंक्रीज प्रिसीजन एंड रिड्यूस एम्बिग्विटी। यानी जब कभी भी आप अपनी लैंग्वेज को क्लियर बनाना चाहते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं। नंबर वन, आप प्रिसीजन को इंक्रीज कीजिए, एंड जो एम्बिग्विटी यानी जो इधर उधर की बातें उनको थोड़ा सा कम कीजिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके लैंग्वेज और स्टाइल का। Our speech style has an element of clarity if listeners are able to grasp the message we intend to communicate. जो भी मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर हमारे ऑडियंस उसको सही तरीके से बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं, then our style is considered to be having that clarity. Using precise, more specific and exact language increases clarity. For example, अगर हम बोल रहे हैं रवि is totally gross, अब ये ग्रॉस वर्ड जो है वो थोड़ा सा वेग वोकैबुलरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हम रवि के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। बट इफ आई से दिस स्टेटमेंट लाइक आई डोंट लाइक रवि बिकॉज ही यूजेस वल्गर लैंग्वेज एंड रिडिक्यूल्स हिज फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको प्रिसाइज बना दिया है, क्लियर बना दिया है कि मैं रवि को इस वजह से पसंद नहीं करता कि वो वल्गर लैंग्वेज यूज करता है और अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया इस चीज को, तो ये कहलाती है क्लैरिटी। तो जब भी कभी आप कम्युनिकेट करें, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द क्लियर एक्सप्रेशंस अबाउट द थिंग्स विच यू आर creating the idea about. In order to bring clarity to our speech, we should use our words precisely or keeping their connotation in perspective. Always remember, आप connotation का भी ध्यान रखें। एक वर्ड को एक ही मीनिंग को, हिंदी की एक ही शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बट उनके कॉनोटेशन हमेशा डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी को मारना या किसी का मरना, उसके लिए आप किल यूज कर सकते हैं, मर्डर यूज कर सकते हैं, टर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट, असैसिनेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। बट रिमेंबर, all these words represent different situations. Okay, so situation या फिर connotation को समझना बहुत important हो जाता है if you really want to use the vocabulary in a proper way. Okay, so think carefully before or about the words you use and what they communicate. Giving a clear speech also means avoiding jargons and technical terminology associated with a specific topic. अगर आप अपनी स्पीच को क्लियर बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप jargons जो होते हैं, टेक्निकल jargons जो है, उनको आप अवॉइड करें, बिकॉज ऑल योर ऑडियंस माइट नॉट बी वेरी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक विच यू आर टॉकिंग अबाउट। तो सिचुएशन में आप अपने jargons को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे देन ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. Be careful when using acronyms. Do not use acronyms. This is generally recommended because acronyms are not you can say understood by everybody. One way to elevate your speaking style is to incorporate a stylistic device such as metaphors and hyperbole in your speech. आप stylistic devices भी use कर सकते हैं अपने style को थोड़ा सा elevate करने के लिए. Vivid imagery is a crucial part of effective and impactful speech. Making your point through rich imagery description is far better than plainly putting your ideas across. जो भी आप वहाँ पे बताना चाहते हैं, अगर आप उसको stylistic device की हेल्प से या फिर आपने metaphor और इस तरह की devices की हेल्प से अगर आप उसको थोड़ा सा imaginative बना देते हैं तो आपकी clarity थोड़ी सी और increase हो जाती है. There are different stylistic device which I'm not going to discuss here. Alliteration, assonance, hyperbole, metaphor, simile, onomatopoeia, then repetition, parallelism and personification. These are out of the scope of our discussion, so let's forget about them at the moment. Number 2 is the appropriateness. ठीक है, तो दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी, क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस. अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? हाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल इट शुड बी एंड हाउ वेल अडेप्टेड द लैंग्वेज इज द ऑडियंस सेंसिटिविटी एंड एक्सपेक्टेशन. सोच के देखिएगा, आप एक फॉर्मल इवेंट में हैं जहां पे बहुत सारे बिजनेस सूट में बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे रेपुटेशन वाले लोग बैठे हुए हैं, और आप वहां पे यू आर सिंपली यूजिंग द ल्यूड और सम सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रिवलस टाइप ऑफ लैंग्वेज, then that is not exactly is going to make a good impact. Okay, so सिचुएशन या फिर जो आपकी इवेंट होती है उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि किस तरह की लैंग्वेज आपको यूज करनी है. तो वो जो एक एबिलिटी होती है सोचने समझने की कि किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस. ऑलवेज ट्राई टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन द फॉर्मल इवेंट, इनफॉर्मल लैंग्वेज इन द इनफॉर्मल इवेंट. But if you are not sure that whether I should use the formal in the informal, formal should always be recommended.
Formal is always the best. Okay. Generally, a speaker uses more formal style when they speak to a larger audience or in a formal occasion in a big public wedding or a funeral. यानी जब भी कभी आपकी ऑडियंस थोड़े से ज्यादा हो, formal is always to your go-to style. A less formal style is preferred when a smaller audience or more casual events such as a family holiday dinner. आप वहाँ पे नॉन फॉर्मल या फिर कैजुअल जो है स्टाइल यूज कर सकते हैं. Though we can't offer a strict formula for level of formality or appropriateness, a good rule of thumb is to strive to match your style of presentation to the type of clothing you might wear to a speaking event. जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं, देखिए कोई रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं जिस टाइप के आप कपड़े पहन रहे हैं उसी टाइप का आपको लैंग्वेज यूज करना है, लैंग्वेज स्टाइल यूज करना है. अगर आप फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो फॉर्मल्स यूज कीजिएगा, फॉर्मल लैंग्वेज यूज कीजिएगा. अगर आप इनफॉर्मल्स पहन रहे हैं तो इनफॉर्मल यूज कीजिएगा. अगर सेमी फॉर्मल पहन रहे हैं अगेन आपको फॉर्मल ही यूज करना है. ठीक है. तो फॉर्मल बोलना हमेशा एक बेस्ट आइडिया होता है. हमेशा फॉर्मल स्टाइल ही यूज कीजिएगा, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर्मल तरीके से, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज को यूज कीजिएगा. दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी मोर अप्रोप्रिएट. सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं. बाकी इसका जो बाकी बचा हुआ कंटेंट है स्पीच डिलीवरी का, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पाएंगे. उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस टॉपिक को हम कवर कर पाएंगे. ठीक है. So thank you so much for attending this session, and I hope you liked it. If you do not like it, or if you do have any suggestion or any feedback, please do send me your feedback and suggestion in the description box, and I would definitely be reverting them back, or would like to incorporate them into the further videos. Please like, subscribe, and share the video if you like it, and please go to the Telegram channel and the WhatsApp. The links are given in the description box because you would be able to get all the material out there. So thank you so much again. Have a good day ahead. All the best.